चलिए बेटा, अपनी पहली सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपके पास दो स्क्रीन्स आ रही होंगी मेरी, एक में मैं दिख रहा हूँगा, एक में मेरी स्क्रीन डायरेक्ट आ रही होगी। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपसे पढ़ाई अच्छे से हो रही है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून मनदीप। चलिए बस एक आधी सेटिंग कर दें और अभी मैं पढ़ाई 5 मिनट बाद शुरू कराऊंगा। अभी सिर्फ छोटी मोटी बात करते हैं। पहले तो बेटा मेरी क्लास के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो हमने सेट करने हैं। ठीक है। पहला, जो नोट्स हम बनाएंगे वो नोट्स बहुत कीमती हैं, इसलिए हम अकाउंट्स का एक सेपरेट रजिस्टर बना के चलेंगे। ठीक है। एक सेपरेट रजिस्टर बनाएंगे और नोट्स को बेटा अच्छे से बनाएंगे। बेटा मेरे नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि पेपर होने के बाद OLX पे बिक जाएं। समझ में आ रही है? क्योंकि नोट्स ही आखिरी समय पे आपका दोस्त है। 2 दिन पहले पेपर में रिवीजन करवाने मैं नहीं आऊंगा, मेरे लिखवाए नोट्स आएंगे, तो वो आपको बहुत फायदा देंगे। इसलिए आपको उनकी इज्जत करनी है बेटा। आप नोट्स की इज्जत करोगे तो नोट्स आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है। तो अब मैं नहीं कह रहा कि आज के आज ही नया रजिस्टर ले आओ, आज जो है उसमें लिख लेना, जो भी बात करेंगे कर लेना। ठीक है। लेकिन आपको एक नया रजिस्टर अकाउंट्स के लिए मेंटेन करना है, अनिवार्य है, कंपलसरी। ठीक है बेटा। अलग से ये नहीं कि छोटा भाई 8वीं क्लास में, उसने आधे रजिस्टर में हिंदी कर रखी है, तुमने पीछे अकाउंट शुरू कर दी ना। ऐसे बेइज्जती नहीं करनी है हमने अपनी विद्या की। ठीक है। तो पहला रूल तो ये। दूसरा रूल ये कि इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो। ठीक है। हाँ, हम एंजॉय करेंगे, क्लास में आपस में बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। बहुत फन राइड रहने वाली है ये हमारे लिए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ये बात? सब अग्री करते हैं इस बात को? फटाफट से यस लिखेंगे। 2 बातें मेरी समझ में आ गई। और सब बच्चों का रिप्लाई करना जरूरी है। ठीक है ना। क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है। आपको जैसे ही मेरी पढ़ाने वाली चीज में कोई डाउट आता है, आपने उसी टाइम मुझसे वो डाउट पूछना है। अब अगर आप टॉपिक खत्म होने के बाद मुझसे डाउट पूछोगे तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा वो सारी चीज दोबारा बताना, और बाकी बच्चों के लिए जिनको वो समझ आ चुका है उनके लिए भी दिक्कत होगी। तो बीच में रोकें, बेहतर रहेगा। ठीक है ना। हाँ, अगर आपका डाउट मेरे आने वाले कॉन्सेप्ट में ही क्लियर होने वाला है तो मैं आपको उस समय बता दूंगा कि बेटा आप थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। तो अभी पढ़ाई की बात करते हैं भाई। अब पढ़ाई की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे भगवान याद है? मैंने कल बताए थे बेटा, दर्शन भी करवाए थे। भगवान कौन है हमारे? बताओ, भगवान कौन है? हाँ जी, भगवान कौन है? ICAI। जय हो श्री ICAI महाराज की। ठीक है। देखो, भगवान है ICAI, पुजारी हूं मैं, तो राजपाल बाबा की भी जय बोलनी है बेटा। ठीक है ना। तो चलिए एक बार ICAI की वेबसाइट के दर्शन कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत में क्लास बढ़िया जाएगी बेटा। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें अपना नाम ढूंढते हैं। कहाँ बेटा? हम क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं बेटा, तो नॉलेज चाहिए स्टूडेंट्स को, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? BOS नॉलेज पोर्टल पे। BOS नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ हैं। अभी हम कहाँ हैं भैया? फाउंडेशन में। तो हमें फाउंडेशन पे क्लिक करना है, और फाउंडेशन पे क्लिक करते ही हमारे 4 पेपर्स सामने आ जाएंगे। सिलेबस खोलते हैं। आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं सब्जेक्ट शुरू कराने से पहले सिलेबस। ठीक है जी। सिलेबस देखिए, सबसे पहले पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 1 पेपर 3 आवर्स 100 मार्क्स।
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा जी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपको पूरे पूरे आंसर लिखने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का होगा और ये कंपलसरी होगा, ये आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कंपलसरी होगा। इसके अंदर ए पार्ट में ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे 6 इंटू 2 मार्क्स ईच, ठीक है। फिर बी पार्ट में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा और सी पार्ट में 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कभी रेक्टिफिकेशन का दे देते हैं, कभी डेप्रिसिएशन का दे देते हैं, ठीक है ना, कोई और सा भी दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महक मैं सिर्फ इतना बताया है कि आपके एग्जाम पैटर्न में क्या चल रहा है। एग्जाम पैटर्न में जो पहला क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का कंपलसरी, उसके अंदर ए पार्ट है ट्रू फॉल्स 6 इंटू 2, 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन और 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। कोई सा भी टॉपिक आ सकता है सी पार्ट में, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं क्या लगता है ये जो 2 मार्क्स के ईच है 6, इसमें विद रीजन आंसर देना होगा या विदाउट रीजन? क्या लगता है आंसर कैसा देना होगा, विद रीजन या विदाउट रीजन? हाँ जी बताओ बच्चा पार्टी। विद रीजन, 2 नंबर है भाई, मजाक थोड़ी है। तो हमें विद रीजन आंसर देना होगा और विद रीजन आंसर अगर आप रीजन नहीं दोगे, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखाओगे तो बेटा आधा नंबर मिलेगा, सिर्फ आधा। तो आप माने ट्रू और फॉल्स लिखने का आधा नंबर है, रीजन लिखने का 1.5 नंबर है, ठीक है। आप बचपन में जो ये हरकतें करते थे ना, यूं ये जो लिख देते थे, ये नहीं चलेगा अब। हाँ ये किस किस महान व्यक्ति ने हरकतें करी हैं बताना जरा। ये जो टीएफ वाला मैडम को जाके बोलते थे मैडम आंसर ट्रू है, हमने तो ट्रू लिखा है, हैं? चलो शाबाश सर, 8th तक करा। अच्छा तो पहला शैतान बच्चा आइडेंटिफाई हो गया बैच का, दीपिका शर्मा शैतान बच्चा। चलो बढ़िया है। आए चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद उसके बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये होंगे 16 मार्क्स ईच, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 6 में से। बेटा 5 इंटू 16 कितना होता है, 80 होता है ना। तो ये जो 80 और 20 मिला के 100 नंबर का पेपर हो गया ना। तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न है, ध्यान रखेंगे ये आपका पेपर पैटर्न है। ये जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है ये कई कॉम्बिनेशंस में आ सकता है। जैसे मान लो 16 मार्क्स का एक आ गया, जैसे मान लो 8 का एक, 8 का एक आ गया, जैसे मान लो 4 4 4 के छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का एक आ गया। समझ रहे हो, कुछ भी सेटिंग बन सकती है, ठीक है। आपको सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में पेज भरने की चिंता नहीं करनी है दीपिका, टू द पॉइंट लेकिन करेक्ट आंसर्स देने की चिंता करनी है, ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस के बारे में बात करें, अब आइए वापस सिलेबस पे आते हैं, ठीक है जी। सिलेबस के बारे में बात करें बेटा, तो सिलेबस में देखिए क्या क्या है। ये जो कंटेंट हैं ये सारे आपके 11th क्लास से हैं,
ये जो फर्स्ट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसे हम एक दो क्लासेस में ही निपटा देंगे, लेकिन एंड में, क्योंकि थ्योरी एंड में पढ़ाऊं तो ज्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। फिर हमारे पास आएंगे सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, 11th का है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा 11वीं में भी कई बच्चों के बुरे सपनों का कारण था, और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे फाउंडेशन में भी आपको काफी बुरे सपने दिखा सकता है। रेक्टिफिकेशन मेरे साथ अगर पढ़ लिया एक बारी अच्छे से तो बेटा सिर्फ सुहाने सपने आएंगे, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये 11th में था। इन्वेंट्रीज ये नया चैप्टर है, इन्वेंट्रीज आपने नहीं पढ़ा 11th में, 12th में नहीं पढ़ा है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें नई आ जाएंगी। आपने फॉर एन एग्जांपल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने पढ़े हैं, कितने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़े हैं बताएंगे बेटा, कितने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़े हैं? दो, केवल दो, रिटन डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा यहां सीए फाउंडेशन में ज्यादा नहीं, केवल 7, केवल 7 आपने करने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बात बढ़ जाएगी, ज्यादा नहीं बेटा, ओनली +5, ठीक है। फिर ये जो 6th है ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, बाकी पुराना ही है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th में कर रखा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये नया है। कंसाइनमेंट नया है। एवरेज ड्यू डेट नया है। अकाउंट करंट नया है। 7th फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स ये आपने 11th में कर रखा है। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने 12th में करा है। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने 12th में करा होगा। इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब करा है आपने 12th में। फाउंडेशन में इसमें से कम ही है, डिसोल्यूशन नहीं है। सीए फाउंडेशन में डिसोल्यूशन नहीं है। एलएलपी सिर्फ थ्योरी पॉइंट है। दीपिका बेटा एलएलपी सिर्फ थ्योरी पॉइंट है, कोई बात नहीं। डेथ अगर कैंसिल भी हो गया था, यहां पे डेथ ऑफ अ पार्टनर है, हम आपको पढ़ाएंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर अच्छे से। एलएलपी का तो सिर्फ थ्योरी पोर्शन है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, एनपीओ भी पढ़ा होगा। एनपीओ पढ़ा था कि नहीं? कुछ एक आधे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कई स्कूल वाले 11th वाले को बोलते हैं एनपीओ 12th में आएगा, 12th वालों को बोलते हैं एनपीओ 11th में आएगा। तो कई बच्चे ऐसे निकल आते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं। एनपीओ में भी नई बातें हैं, एनपीओ में भी नई बातें हैं। आपने 12th में पढ़ा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। अब यहां कुछ भी दे रखा हो सकता है, कुछ भी बनाने को कह सकते हैं, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपका हमारा सबका प्यारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपका इशू ऑफ शेयर्स आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी आएगा, लेकिन खुशखबरी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। आपके 12th में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करा है ना आपने? रिडेम्पशन डिबेंचर्स नहीं करा है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगर हो गया था तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीए इंटर में आएगा, सीए इंटर में आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट करा था कि नहीं? शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 करा है ना, याद करा होगा, वो हमने भी करना है। कोई बात नहीं बेटा, अगर करा है नहीं करा है, मैं तो सिर्फ आज आपको रूबरू करा रहा हूं आपके सिलेबस से।
आपने करा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो बेटा मैंने तो कराना ही है, मैं किस लिए हूं यहां पे, तो मैंने तो कराना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये आपका सिलेबस है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हम क्योंकि आप 12वीं 11वीं पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, अपना सिलेबस जो शुरू करेंगे वो कुछ ऐसे चैप्टर से शुरू करेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, ताकि आज की क्लास आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है बेटा, अग्रीड एवरीबडी? सो हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और आज के हमारे चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। तो आज की क्लास को हम एवरेज ड्यू डेट की क्लास 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी एवरेज ड्यू डेट की क्लास 1 है। ठीक है बेटा, चलिए अब एवरेज ड्यू डेट होता क्या है हमने ये मतलब समझना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, हाँ, आप में से ही एक बच्चा, बेटा एग्जाम्पल में मोस्टली आप में से ही कई बच्चों को नाम लूंगा, मेरे एग्जाम्पल्स का बुरा नहीं मानना, उन एग्जाम्पल्स का जो पर्पस है वो आपकी बेइज्जती करना है, लेकिन ज्यादा समझाना है। ठीक है ना? हाँ, तो एवरेज ड्यू डेट क्या है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले मानते हैं आप में से एक कोई बच्चा, लेट्स से, जो मेरे को नाम ध्यान आ रहा है, देखो कुछ समय लगेगा मुझे आप सबके नाम याद करने में, ठीक है ना? तो लेट्स से अभी मुझे एक नाम याद हुआ है, मुझे लास्ट क्लास में नाम भी अच्छा लगा था, मैंने बोला भी था। हाँ जी, बिस्मन प्रीत बच्चा है ना? हाँ जी, अभी चंडीगढ़, बिस्मन प्रीत बच्चा, इसकी एक दुकान है, इसकी एक राशन की दुकान है। ठीक है बेटा, आपकी राशन की दुकान है और उस राशन की दुकान पे मैं गरीब आदमी सामान खरीदता हूं उधार में। ठीक है, कैसे खरीदता हूं? उधार में। बिस्मन प्रीत ने मुझे 1 मंथ क्रेडिट दे रखा है। कितना क्रेडिट दे रखा है? 1 मंथ क्रेडिट। अब सुनिएगा, 1 जनवरी को 2020 को मैं इसके यहां गया और 10,000 रुपए का सामान खरीदा मैंने इसकी दुकान से। अरे भाई, राशन पानी खरीदता हूं, 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो ये बेटा हो गई ट्रांजैक्शन डेट, ये हो गया अमाउंट। तो ड्यू डेट क्या है? अब 1 महीने का क्रेडिट मिलता है ना मुझे, तो मुझे इसको, बच्चे को पैसे कब वापस करने हैं? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को पैसे वापस करने। चलिए शाबाश। अच्छा, 15 जनवरी को मैं इसके पास फिर से गया और मैंने इस बार 5,000 रुपए का सामान खरीदा और मैं वहीं इससे रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने कहा, बिस्मन बेटा, मेरे पास ना बहुत तंगी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, कृपया मुझे इस ट्रांजैक्शन पे 2 महीने का क्रेडिट दे सकती हो कि 2 महीने बाद पैसे दे दूं मैं? चलेगा? बिस्मन का दिल बहुत बड़ा है बेटा। कहती है, कोई बात नहीं सर, आप भी क्या याद रखोगे, इस वाली पे मैं 2 महीने का क्रेडिट दे देती हूं। तो बताना जरा बेटा, अब उसकी ड्यू डेट क्या है? 15 मार्च। शाबाश। फिर 30 जनवरी को मैं इसके पास फिर गया और मैंने इस बार 3,000 रुपए का सामान खरीदा। वो भी मन ही मन सोच रही है, ये मोटा कितना खाता है, कितना राशन लेके जाता है। अब मैंने इसको कहा, बेटा ये सामान भी मैं तुमसे उधार लेके जा रहा हूं, इसके पैसे क्या 3 महीने बाद दे दूं? चलेगा? प्लीज बेटा, प्लीज, 3 महीने बाद पैसे देना चाहता हूं मैं इसके, प्लीज ऐसे मत करना, मेरे पास बहुत तंगी चल रही है। ये कहती है, ठीक है यार, जाओ, चेप मत हो, जाओ ले जाओ, 3 महीने बाद पैसे दे देना। बताना जरा अब ड्यू डेट क्या आएगी? 30 अप्रैल। जनवरी से लेकर 1 महीना फरवरी, फरवरी से दूसरा महीना मार्च और मार्च से तीसरा महीना अप्रैल। तो बिल्कुल सही जवाब 30 अप्रैल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आ रही है बात 30 अप्रैल तक? अब चलो जरा ध्यान से सुनो।
अब मैं ना एक दिन टहलते हुए बिस्मन के पास गया और मैंने बिस्मन को कहा कि बिस्मन बेटा, मैंने तेरे 18,000 रुपए देने हैं, क्या मैं ये अलग अलग पेमेंट करने की बजाय एक बार में पेमेंट कर दूं 18? बिस्मन कहती है वेरी गुड सर, कर दो, बहुत अच्छी बात है, एक बार में बात निपटेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 30 अप्रैल को कर दूंगा सारी की सारी पेमेंट। अब आप बच्चे, समझदार बच्चे, मुझे बताओ क्या बिस्मन इस बात को मानेगी? मैंने कहा बिस्मन मैं एक ही पेमेंट कर देता हूं और पेमेंट करूंगा 30 अप्रैल को। बिस्मन आप खुद बताओ, आप मानोगे? नहीं ना? अरे नहीं मानोगे, आप कहोगे यार पहले ही इतना क्रेडिट दे रखा है, ऊपर से ये वाला पैसा इतनी लेट देगा। नहीं भैया नहीं, ब्याज दे, नहीं तो क्या दे? ब्याज दे, इंटरेस्ट दे। ये बात समझ में आती? मैं कहता हूं ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, बिस्मन ने मना कर दिया। बिस्मन कहती है एक काम करो ना सर, क्यों ना आप ये सारा का सारा पैसा मुझे 1 फरवरी को दे दो। अब तुम बताओ मेरे समझदार बच्चों, क्या मैं मानूंगा? क्या मैं मान जाऊंगा? बताओ। मैं भी नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा अरे मैं जल्दी क्यों पैसा दूं, मेरी तो ड्यू डेट है ही नहीं, मेरी तो ड्यू डेट बाद की है, मैं जल्दी क्यों दूं? अगर मैं जल्दी दूं तो मैं किस चीज की उम्मीद रखूंगा? सोच के बताना। अगर बिस्मन लेट पे करने पे इंटरेस्ट की उम्मीद करती है तो मैं जल्दी पे करने पे किसकी उम्मीद रखूंगा? सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट, रिबेट, एक ही बात है, नाम अलग अलग, मतलब एक। समझ में आ रही है? शाबाश मेरे बच्चों। अब एक बात सुनना, अब कहीं ना कहीं तो हमने मांडवली करनी है, कॉम्प्रोमाइज करना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों डेट्स के बीच में एक डेट ढूंढेंगे, एक ऐसी डेट ढूंढेंगे जिस डेट पे अगर मैं सारी पेमेंट कर दूं तो ना बिस्मन को कोई नुकसान, ना फायदा, ना मुझे कोई नुकसान, ना फायदा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस डेट पे सारे अमाउंट के रिबेट और इंटरेस्ट नलीफाई हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो यानी के बीच की ऐसी मीन डेट ढूंढूंगा। मीन समझते हो ना बेटा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना? मीन समझते हो ना? मीन, अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है? मिडल। मीन क्या होता है? मिडल। ठीक है ना? तो हमें समझना है इस पॉइंट में कि एक मीन डेट ढूंढनी पड़ेगी हमें, एक मीन डेट ढूंढनी पड़ेगी हमें, और उस मीन डेट को हम कहेंगे एवरेज ड्यू डेट। वो एवरेज ड्यू डेट कहलाएगी, वो मीन डेट एवरेज ड्यू डेट कहलाएगी। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें हम एवरेज ड्यू डेट की तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, पहले हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बताता हूं। 15 मार्च नहीं होगी राधा बेटा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो समझिएगा जरा ध्यान से कि वो जो मीन डेट है उसको एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। और अगर एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखूं? एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन अगर लिखनी होगी ना बेटा तो मैं लिखूंगा वो एक ऐसी मीन डेट होती है जिस डेट पे आप मल्टीपल पेमेंट्स की जगह एक सिंगल पेमेंट कर देते हैं, और ऐसा करने से दोनों ही पार्टीज में से किसी को भी ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो ऐसी डेट को हम क्या कहते हैं? एवरेज ड्यू डेट। ठीक है बेटा, सबको मतलब समझ में आया पहले एवरेज ड्यू डेट का? भाई चैप्टर का जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब ही ना समझ में आए तो बात बेकार है ना फिर। तो एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? सबको मतलब समझ में आ गया, चलो शाबाश। अभी मैं क्या करता हूं, डेफिनेशन लिखवाता हूं। डेफिनेशन लिखेंगे, एवरेज, साथ साथ में लिखते रहेंगे, ड्यू डेट इज द मीन और
equated date on which a single total payment, लिखवा रहा हूं बेटा मेरे डेफिनेशन मंसू, लिखवा रहा हूं ना, लिख लो आप आराम से लिख लो, ठीक है। हाँ, तो इक्वेटेड डेट ऑन विच अ सिंगल टोटल पेमेंट may be made in lieu of different payments on different dates without any loss to either party, without any loss to either party। ये बात समझ में आ रही है? विदाउट एनी लॉस टू आइदर पार्टी। ल्यू का मतलब होता है बदले में, इन प्लेस ऑफ। समृद्धि, ल्यू का मतलब होता है बदले में, कि हम क्या करेंगे, एक पेमेंट करेंगे, किसके बदले में, मल्टीपल पेमेंट्स ऑन मल्टीपल डेट्स। तो जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में मुझे बिस्मन को मल्टीपल डेट्स पे मल्टीपल पेमेंट्स करनी थी, तो मैंने उसके ल्यू में एक पेमेंट अगर करनी हो और ऐसी डेट को करनी हो जिस डेट पे ना तो बिस्मन को नुकसान हो ना मुझे नुकसान हो, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, उस केस में हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अभी शुरुआत में मैं क्लासेस को थोड़ा स्लो चलाऊंगा, मैं जानना चाहूंगा आपका पेस और मेरा पेस कब कैसे मैच हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्लासेस को थोड़ा स्लो चलाऊंगा। अगर आपको लगे कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप मुझसे बता सकते हैं, अगर आपको लगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो भी आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, सब बच्चों को साथ में लेकर चलना है। हम सब ने बेटा जी सीए फाउंडेशन को पहली बार में क्लियर करना है। वो तो अब सीए फाउंडेशन में रैंक का सिस्टम खत्म कर दिया है आईसीआई ने, नहीं तो बेटा मैं तो अपने बच्चों के साथ रैंक लाने का टारगेट रखता हूं। कोई बात नहीं बेटा, हम इंटर में रैंक लेके आएंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन में हम अपने आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा हमारा। मेरिट लिस्ट में नाम आता है अगर टॉप 50 स्कोर है आपका ऑल इंडिया, तो हमें वो टारगेट रखना है बेटा, समझ में आ रही है। अपना टारगेट एक्सेप्शनली हाई रखना है हमने और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। चलिए, तो डेफिनेशन देख ली हमने, अब सर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए बेटा जी जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपके नोट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, एंड मौके पे काम आएंगे। मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा। चलिए लिखेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। Practical steps to calculate average due date. Step number 1, पहले ना सारे स्टेप्स लिख लेंगे, अगर नहीं समझ भी आएगा तो भी थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि जब मैं ये स्टेप्स लिखवा दूंगा फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो क्वेश्चन में हम स्टेप्स एक एक करके यूज करेंगे। फिर अगर आपको कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो तो हम उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है बेटा, अभी आपको सिर्फ मेरे साथ ये स्टेप्स अच्छे से जल्दी से लिख लेने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। आपको हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट्स पता लगा लेनी है, ये आपका पहला स्टेप है।
ड्यू डेट्स हो सकता है क्वेश्चन में दे ही दी हूं ऑलरेडी। जैसे अगर मैं इसे एक क्वेश्चन मानूं तो इसमें हमने ड्यू डेट पता लगाई थी, हमने क्रेडिट पीरियड को ट्रांजैक्शन डेट में ऐड किया था, तो हमने ड्यू डेट्स पता लगाई थी। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या समझना है इसके अंदर कि पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। अच्छा, स्टेप 2 लिखते हैं। टेक एनी डेट एज बेस डेट। अब यहां पे एनी वर्ड पे ध्यान देंगे, एनी डेट एज बेस डेट। बेटा जब भी आपको कोई मीन निकालना है तो आप उसके लिए एक बेस तो लोगे ना, तो आप कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हो। लास्ट रिप्लाई मनदीप बेटे का है। मनदीप बेटा आपका बर्थडे कब आता है बताओगे? अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को बेस डेट ले लो। पार्टी देनी है बेटा, मैंने नोट कर लिया रजिस्टर में अब। हाँ अच्छा सुनो, 21 अक्टूबर को बेस डेट ले लो। मेरा 19 जनवरी को आता है, उसे बेस डेट ले लो। कोई भी डेट बेस डेट ले सकते हो। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आंसर हर बेस डेट से सही आएगा, लेकिन अगर मेरी सलाह मानोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो मेरी सलाह मानोगे या फिर कोई भी बेस डेट लोगे? सलाह मानना, समझदारी है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे मेरी सलाह। हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन डेट से भी ले सकते हो। हाउएवर इट इज सजेस्टेड टू टेक द फर्स्ट ड्यू डेट। फर्स्ट कैसे देखना है? क्रोनोलॉजिकली। सब बच्चों को क्रोनोलॉजिकली का मतलब पता है? एज द बेस डेट। क्रोनोलॉजिकली का मतलब पता है सब बच्चों को? क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम वाइज सबसे पहले होनी चाहिए, सीरियल वाइज नहीं। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी बेस डेट होगी उसमें जो सबसे पहले बेस डेट हो उस बेस डेट को बेस लोगे। जो ड्यू डेट्स होंगी, सॉरी, कोई भी ड्यू डेट्स होंगी, उन ड्यू डेट्स में से सबसे पहली ड्यू डेट जो होगी आप उसे अगर बेस ले लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब आता है स्टेप 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। सेकेंड स्टेप बेटा जी क्या कह रहे हैं कि आपको कोई भी डेट बेस डेट ले लेनी है, कोई भी डेट बेस डेट ले लेनी है। लेकिन आपको सलाह मैं ये देता हूं कि आपकी जितनी भी ड्यू डेट्स होंगी उनमें जो पहली ड्यू डेट होगी आप उसे बेस डेट ले लें। फिर स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट ऑफ ईच transaction. Calculate the number of days from the base date to the due date of each transaction, comma, and write it in the days column. कहां लिखना है? डेज कॉलम में लिखना है उसे। स्टेप नंबर 3 लिख लिया सबने? डन लिखेंगे जिन्होंने लिख लिया, फटाफट से डन लिखेंगे जिन्होंने स्टेप नंबर 3 तक लिख लिया। मैं जानना चाहता हूं सब बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, सब बच्चे रिप्लाई करा करो बेटा, ऐसे ही मुझे आपके नाम भी पता चलेंगे।
शाबाश। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभिनव नाम का बच्चा आया है, स्टेप 4 देखते हैं। चलो तब तक स्टेप 4 क्या है? कैलकुलेट प्रोडक्ट by multiplying number of days with the corresponding amount। कैलकुलेट प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपने? by multiplying number of days with the corresponding amount and write it in the product column। कौन से कॉलम में लिख देंगे? प्रोडक्ट कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 5 कैलकुलेट द totals of amount column and product column। और लास्टली स्टेप नंबर 6 में आप लिखेंगे मेन फॉर्मूला। स्टेप नंबर 4 में बेटा जी आपने कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ डेज जो आएंगे हर ट्रांजैक्शन के बेस डेट से, उसे उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देना है और उसे प्रोडक्ट कॉलम में लिख देना है। मैंने कहा आप अभी सिर्फ नोट डाउन कीजिए, समझाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझा दूंगा बेटा। कैलकुलेट द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम एंड प्रोडक्ट कॉलम। फिर नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू, yes you can say that Bisman, but at the end it is a little bit different. Average due date is equals to base date, whatever you took as base date, plus or minus total of products divided by total of amounts। Average due date is equals to base date plus or minus total of products divided by total of amounts। यहां तक जैसे ही लिख लेगा बच्चा मुझे डन करके बताएगा। यहां तक जैसे ही बच्चा लिख लेगा डन करके बताएगा बेटा। सब बच्चे लिख लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बेटा शिवेन? ग्रेट ग्रेट एवरीबडी। चलो आओ बेटा भगवान के पास चलते हैं। हमने भगवान के पास ये सिलेबस खोल रखा था, वापस चलते हैं। हमारा पेपर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये खोलते हैं। इसके अंदर जब आप खोलेंगे आपको सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है? पढ़ो जरा। स्टडी मटेरियल दिख रहा है, रेलेवेंट फॉर May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। आपके पेपर नवंबर 21 में होने हैं, दैट मींस ऑनवर्ड्स में कवर हो रहे हैं। तो आपने इस पे क्लिक करना है, स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर May 21 एग्जामिनेशंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स खुल जाएंगी। उसमें चैप्टर नंबर 6 में मॉड्यूल 1 में यूनिट नंबर 4 है एवरेज ड्यू डेट। जिन बच्चों के पास बुक आ चुकी है ऑलरेडी ICAI द्वारा, वो अपनी बुक खोल सकते हैं मॉड्यूल 1। जिन बच्चों के पास अभी नहीं आई है किसी भी कारणवश, तो वो इंटरनेट पे इस वेबसाइट से एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर निकाल सकते हैं। ये आपका देखिए यूनिट 4 है, एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर है।
क्लियर है? अभी हम इसके अंदर से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और मैं आपको स्टेप्स आपके इसी के साथ समझा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, कह रहे हैं द फॉलोइंग आर दी अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज। 3 जुलाई को 500 रुपए ड्यू है, 2 अगस्त को 800 रुपए ड्यू है, 11 सितंबर को 1000 रुपए ड्यू है। सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। ओहो, तो ये एक ऐसी डेट मांग रहे हैं जिस डेट पे ये एक सिंगल पेमेंट कर दें और दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान ना हो। ये कौन सी डेट होती है बेटा? कुछ सुनी सुनी लग रही है। ये कौन सी डेट होती है? इस डेट को क्या कहते हैं? एडीडी, एवरेज ड्यू डेट। 2 अगस्त नहीं होगी बच्चे, ऐसे बीच की डेट थोड़ी देख के बता देंगे। हमने टॉपिक पढ़ा ना एवरेज ड्यू डेट। चलो अब हमारी बारी है स्टेप्स लगाने की। चलो बेटा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं हम। मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सी बुक से करवा रहा हूं और उसका पेज नंबर जरूर लिखने की कोशिश करूंगा। ना लिखूं तो आप मुझे याद दिला देना। ये पेज नंबर 6.88 है ICAI का। हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर लिख दिया था, पेज नंबर 6.88 लिख दिया था। मैंने स्क्रीन शेयर करी है बेटा। स्क्रीन शेयर जो दूसरी वाली है उस पे देख लो। ओके, इज दैट ओके? उस पे मेरी फोटो नहीं आ रही होगी। Is my voice okay? Great. शाबाश मेरे बच्चों। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे ड्यू डेट और अमाउंट लिख लेते हैं क्वेश्चन से। 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। यश बहुत आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई, 2 अगस्त और 11 सितंबर। और अगर अमाउंट देखें तो अमाउंट कितने कितने थे हमारे? 500, 800 और 1000। 500, 800 और 1000। सबसे पहला स्टेप याद करेंगे बच्चा पार्टी। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स। इस क्वेश्चन में हमें ड्यू डेट्स ऑलरेडी दे रखी हैं, तो क्या हमें स्टेप 1 करने की जरूरत है? हाँ या ना में जवाब दें। क्या हमें स्टेप 1 करने की जरूरत है? नहीं है। शाबाश। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? कहता है बेस डेट निकालो। कहता है बेस डेट ले लो। बेस डेट तो वैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन मानेंगे ड्यू डेट्स में से पहली ड्यू डेट ले लेंगे। तो 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर में क्रोनोलॉजिकली पहली कौन सी है? क्रोनोलॉजिकली अंशिका पहली कौन सी है? 3 जुलाई। तो हम बेस डेट ले लेंगे 3 जुलाई। और अब हमारा स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमसे? स्टेप नंबर 3 कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट टू द फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन।
तो हर ड्यू डेट और बेस डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो बेटा जी सबसे पहले 3 जुलाई और 3 जुलाई के बीच में डेज निकालेंगे और उन्हें डेज कॉलम बना के उसमें लिख देंगे। 3 जुलाई और 3 जुलाई के बीच में कितने डेज हैं? 0 0। अच्छा, 3 जुलाई और 2 अगस्त के बीच में कितने डेज हैं ये देखते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें आप बेस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ड्यू डेट को इंक्लूड करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जुलाई में होते हैं 31 डेज, 31 में से 3 हटा दो। मैं कह रहा हूं जुलाई में होते हैं 31 डेज, 31 में से 3 हटा दो, 28 डेज आ गए जुलाई के, 2 डेज आ गए अगस्त के, यानी 30 डेज। हमें फिर से इसके और इसके बीच में डेज निकालने, 28 डेज जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 11 डेज सितंबर के। तो अब कितने डेज आ गए बताओ जरा? 3 जुलाई और 11 सितंबर के बीच में डेज निकालने। तो 28 प्लस 31 प्लस 11, 28 प्लस 31 प्लस 11, कितने डेज आ गए? शाबाश, 70 डेज। वेरी गुड बेटा जी। चलो अब हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप कहता है प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालते हैं हम अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके। बेटा बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 500 इंटू 0, ओहो हो तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ही बता देता हूं। 0 आगे 800 इंटू 30, 24,000, 1,000 इंटू 70, 70,000। हाँ जी वेरी गुड साइली, वेरी गुड। तो यहां पे टोटल आ जाएगा 94,000 और यहां पे टोटल आ जाएगा 2,300। यही तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि टोटल करो प्रोडक्ट का और अमाउंट का, और लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्मूला लगा दो। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। आप कहोगे सर यहां पे प्लस कैसे आया? आपने तो प्लस और माइनस लिखा था, दैट डिपेंड्स अपॉन इनके साइन। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिजल्टिंग यहां पे भी प्लस आएगा। तो 3 जुलाई प्लस अब 94,000 डिवाइड बाय 2,300 देखेंगे क्या होता है। 94,000 डिवाइड बाय 2,300, 40.86 डेज। 87 लिख देंगे क्योंकि 869 था। 40.87 days. Days cannot be in decimal, so I will round it off to 41 days. दीपिका कौन सी बात रिपीट करनी है कि ये डेज कैसे कैलकुलेट हुए, या ये 94,000 डिवाइड बाय 2,300 में 40.87 डेज आए हैं? बेटा डेज तो मैंने बताया ना कि 3 जुलाई से लेकर 3 जुलाई में 0 है, फिर 3 जुलाई में 2 अगस्त में देखने हैं। इसमें हम बेस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन ड्यू डेट को इंक्लूड करेंगे। तो इसके अंदर जुलाई में 31 दिन होते हैं, उसमें से 3 हटा दो, 28 बचे, और 2 अगस्त मतलब अगस्त में 2 दिन, तो 30 आ गया। वैसे ही यहां पे 28, 31 और 11 टोटल 70 आ जाएगा। वेरी गुड श्रेयान। तो अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालें? एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालें? अब सुनिएगा, 41 डेज में से 28 डेज तो जुलाई पूरा करने में निकल जाएंगे, तो कितने बचे? 41 में से 28 गए, कितने बचे? 13। कौन से महीने में आएंगे? अगस्त। तो आंसर क्या आएगा? 13 अगस्त।
आंसर क्या आएगा? 13 अगस्त। सब बच्चों का 13 अगस्त आ गया तो डन लिखेंगे। सब बच्चों का 13 अगस्त आ गया तो डन लिखेंगे। हाँ लावण्या पूछो। लास्ट वाला समझ नहीं आया बेटा। देखो 41 डेज तक क्लियर है। अब मुझे डेज ऐड करने हैं 3 जुलाई में। मुझे डेज ऐड करने हैं 3 जुलाई में, तो 41 डेज ऐड करने हैं। अगर मैं 28 डेज ऐड करता हूं तो जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा। तो अगस्त के महीने के लिए कितने दिन बचे? 13। अगस्त के महीने के लिए कितने दिन बचे? 13। बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पढ़ो। फॉर्मूला क्या है? प्लीज शैतानी मत करो। समझ में आ गया? प्रभात कह रहा है व्हाट इफ इट कम्स 40.5 देन ऑल्सो आई विल राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। अनलेस, देखो प्रभात जी और बाकी सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, आईसीआई ने थ्योरी में भी लिखा है कि डेज को आप नेक्स्ट डे में ही राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन एक दो जगह आईसीआई में, अगर जैसे मान लो यहां 40.09 आ गया, 40.09 आ गया, तो उन्होंने पिछले डे में उसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी उसको 40 डेज कर दिया। व्हाट वर्कशीट्स महक जी? वी विल प्रोवाइड यू विद अ बुक with which you can practice, and the book will have solutions as well, all solved questions. अकाउंट्स की तो 2 बुक्स आएंगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। भूमिका बेटा एक बात बताओ, मेरे को अथर्व तब भी 41 लेंगे, मैंने अभी बताया वी विल ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट डे। आईसीआई में कई जगह उन्होंने प्रीवियस डे में कर रखा है, लेकिन हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, वी विल ऑलवेज राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डे। ठीक है भूमिका, मुझे 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करने हैं, तो क्या बोलूं 44 जुलाई ऐसे कर सकता हूं? 44 जुलाई होती है? पहले ये बताओ, बताओ मुझे ऐड करने हैं ना, मुझे ऐड करने हैं 4 जुलाई में 41 डेज। तो कैसे करूं? अब मैं सोचिएगा ना जरा ध्यान से, तो कैसे कर सकता हूं? तो पहले मेरे को डेज ऐड करने हैं मंथ वाइज, तो मैं जुलाई का महीना खत्म करूंगा। जुलाई का महीना खत्म करने के लिए 28 डेज चाहिए, तो 3 जुलाई में 28 डेज ऐड कर दूंगा तो पूरा जुलाई निपट जाएगा। अब 41 डेज टोटल है, 28 डेज ऐड कर दिए तो 28 हटा के कितने डेज बचे? अभी 13, तो 13 अलग से ऐड करने हैं, और वो कौन से महीने के आएंगे? अगस्त के आएंगे। डेज ऐड करना समझ में आ गया कि नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? भूमिका क्लियर है? चलिए अच्छा बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था? चलो जिनको रिपीट करवाना है टेंशन मत लो, मैं यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि बेस डेट कोई सी भी ले सकते हो, बेस डेट कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है? तो बेस डेट अगर आप कोई सी भी ले सकते हो, तो क्या ये क्वेश्चन किसी और बेस डेट को लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम में आएगा? चलो चेक करते हैं। तो यहां पे डेट ले लेते हैं, ये ड्यू डेट्स हैं। क्वेश्चन में एक बार ही देख लेता हूं ड्यू डेट्स कौन सी हैं। 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। और अमाउंट्स क्या क्या है? अमाउंट्स है 500, 800, 1000। देखो अगर मैं बेस डेट ले लेता हूं
तो मेरा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ सकता है, वैसे डिफरेंस नहीं आएगा. माय आंसर विल हैव ओनली अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस इफ आई टेक सेपरेट बेस डेट्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. चलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा जी. अब बेस डेट क्या लें आप बताओ. कोई और बेस डेट लेनी है? 3 जुलाई नहीं लेनी है. कोई और बेस डेट लेनी है? 3 जुलाई नहीं ले सकता मैं. चलिए 2 अगस्त ले लेते हैं. अब मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने. अब एक बात बताना, क्रोनोलॉजिकली मेरे को बेस डेट से 3 जुलाई कैलकुलेट करनी है, तो डू आई हैव टू काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड? टाइमलाइन बनाऊं अगर मैं, इस टाइमलाइन में सेकंड Now is the voice clear? Now is the voice clear? Now everything okay? सब बच्चों को क्लियर है? पक्की बात. चलिए शाबाश बेटा. मैंने 3-3 मिनट लगवा रखे हैं तुम लोगों के लिए, चिंता मत करना. कभी बीच में दिक्कत आएगी 1-2 मिनट की आएगी, मैं फटाफट नेट स्विच कर दूंगा. ठीक है. चलो, तो मैं आपसे कह रहा था कि 2 अगस्त की बात कर रहे हैं. 2 अगस्त की बात कर रहे हैं. ये हमारी बेस डेट है और हमारी जो ड्यू डेट है पहली वो 3 जुलाई है, दूसरी 2 अगस्त है, तीसरी 11 सितंबर है. तो मुझे जब बेस डेट 2 अगस्त से पहली ड्यू डेट 3 जुलाई के डेज कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे बैकवर्ड काउंट करना है या फॉरवर्ड काउंट करना है? मुझे बताना. मुझे बैकवर्ड काउंट करना है या फॉरवर्ड काउंट करना है? बताना. बैकवर्ड काउंट करना है ना, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में लिखूंगा. इसलिए मैं नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में लिखूंगा. अब सोचना जरा ध्यान से. डेज कैसे भी कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है. डेज कैसे भी कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 जुलाई, 3 जुलाई है ना, तो भैया पूरे जुलाई में 28 दिन और अगस्त में 2 दिन, तो कुल मिला के 30 आएगा. यहां पे क्या लिखूंगा? -30. यहां पे लिखूंगा 0. और अब मुझे 2 अगस्त से 11 सितंबर तक गिन देने. अगस्त में होते हैं 31 डेज, 2 निकाल दिए तो 29 अगस्त में, 11 सितंबर में, तो यहां पे 40 डेज आ गए. ये डेज सबको क्लियर है? तो मैं प्रोडक्ट निकालूं. ये डेज सब तो क्लियर है, तो मैं प्रोडक्ट निकालूं बेटा. इज एवरीवन क्लियर विद द डेज? यस और नो? ये डेज सबको क्लियर है? चलिए, तो अब 500 इंटू -30 -15,000. 500 इंटू -30 इज -15,000. 800 इंटू 0 इज 0. 1000 इंटू 40 इज 40,000. So what is the total of product column and the amount column? Amount column is the same, 2300. Product column is what? 25,000. 25,000. मनदीप ध्यान देंगे बेटा, मनदीप बेटा. अब हमारे पास एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स. तो बेस डेट तो इस बार मेरी 2 अगस्त थी,
प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2300, 25,000 डिवाइडेड बाय 2300। अब यहां पे क्या आएगा देखना जरा कैलकुलेटर में। 25,000 divided by 2300 will be 10.87 days. So 2nd August, अरे सॉरी, हाँ जी, तो क्या बात चल रही है, 2nd August प्लस 10.87 days as in 11 days. Yes Lavanya, तो 2nd August plus 11 days is how much? 13th August. हमारी एवरेज ड्यू डेट अभी भी क्या है? 13th August है। हमारी एवरेज ड्यू डेट अभी भी क्या है महक? 13th August है। समझ में आई? तो हेंस प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि मैंने जो स्टेप 2 में लिखवाया था कि टेक एनी डेट एज बेस डेट, टेक एनी डेट एज बेस डेट, प्रूव हो गया ना? अच्छा, वाई डिड आई टेल यू टू टेक द फर्स्ट डेट एज बेस डेट? क्योंकि यहां पे नेगेटिव आया ना, -30 आया ना, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इजीएस्ट कब है? जब कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना आए, कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना आए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले की डेट को बेस डेट ले लो ताकि बैकवर्ड काउंट करना ही ना पड़े। मेरा सजेशन समझ में आया मैंने क्यों दिया वो? सजेशन समझ में आया मैंने क्यों दिया वो? क्योंकि अगर आप पहले की डेट को बेस डेट ले लोगे तो बैकवर्ड काउंट नहीं करना पड़ेगा, नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं बेटा आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चैप्टर आसान है। आप हो सकता है नालायक हो बेटा, चलो मजाक कर रहा हूं यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छे से पढ़ेंगे हम सब मिलके। हाँ चलो शाबाश मेरे बच्चों। अभी मेरे को स्टेप नंबर 1 बता दो जो मैंने पढ़ाया था, उसका जो मैंने पढ़ाया उसका स्टेप नंबर 1 बता दो। आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स, आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स, यही तो स्टेप नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें वो करना नहीं पड़ा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें वो करना नहीं पड़ा क्योंकि ड्यू डेट्स दे रखी थी, क्योंकि ड्यू डेट्स दे रखी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर हमें ड्यू डेट्स ना दे रखी हो तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है? तो यहां पे एक अलग से टॉपिक बना के लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यू डेट्स in different cases, identification of due dates in different cases। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, पहला ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, केस 1 लिख देते हैं। केस 1, when the due date is given after a stated number of months from the transaction date, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दैट इज credit period is given in months। ये हमारा केस 1 है। कई बार क्या होता है, आपको ट्रांजैक्शन डेट दे रखी होती है और ड्यू डेट दे रखी होती है, लेकिन ड्यू डेट जो होती है वो गिवन नंबर ऑफ मंथ्स होता है। ये आपने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको ड्यू डेट एक गिवन नंबर ऑफ मंथ्स के बाद गिवन होती है, मतलब दे रखी होती है कि हाँ भाई इतने महीने बाद है ये डेट, तो उसके अंदर क्या करना है हमें, जरा ध्यान से देखेंगे।
the due date shall be the corresponding date in the month, corresponding date in the month identified after adding the number of months. अभी लिख लेंगे चुपचाप, मैं समझा दूंगा. मतलब if that month has no such corresponding dates, comma, then last day of the month of that month shall be the due date. ये एक बारी लिख लें बेटा, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा. लिख लिया? चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल क्या है? मान लो आपकी ट्रांजैक्शन डेट है 15 फरवरी और टर्म यानी कि क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ्स. हम क्या करेंगे? फरवरी में 3 महीना ऐड करेंगे. फरवरी में 3 महीना ऐड करेंगे यानी 5वां महीना यानी मई का महीना. मई के महीने में ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग डेट मेरी ड्यू डेट है, यानी मेरी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 15 मई. दैट इज इट, सिंपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए 5 सितंबर मेरी ट्रांजैक्शन डेट है. मैंने कहा 2 महीने का टर्म है, तो मैं सितंबर में 2 महीने ऐड करूंगा. सितंबर में 2 महीने, सितंबर 9th मंथ होता है ना, तो 2 महीने ऐड करूंगा. नवंबर आएगा, नवंबर की 5 तारीख, नवंबर की 5 तारीख. तो आपने क्या करना है? महीने ऐड करने हैं और उस महीने में वही सेम डेट ढूंढ लेनी है. लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी ट्रांजैक्शन डेट 31 दिसंबर है और टर्म फिर से 2 महीने का है, दिसंबर में 2 महीने ऐड करो बेटा. दिसंबर में 2 महीने ऐड करो. कौन सा महीना आता है? फरवरी. फरवरी में क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है? वाह मेरे लाल, 31 फरवरी जो कर रहे हो ना, ये 31 फरवरी वाला मेरा लाल है कौन? मैं पर देखना चाहता हूं. मंसू, 31 फरवरी तुम्हारे गांव में होती है, हमारे यहां नहीं होती है. हाँ, अब मेरी बात सुनो. 31 फरवरी नहीं हो सकती बेटा. दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी से फरवरी 2 महीने, 2 महीने. मैंने कहा इफ दैट मंथ, मेरे अंग्रेजी के गरीबों जरा ध्यान से सुनो. मैंने कहा इफ दैट मंथ हैज नो सच कॉरेस्पॉन्डिंग डेट, देन क्या करेंगे? लास्ट डे ऑफ दैट मंथ shall be the due date. यानी 31 दिसंबर में अगर 2 महीने का टाइम पीरियड है तो फिर या तो 28 फरवरी ले लेंगे और अगर लीप ईयर हुआ तो 29 फरवरी ले लेंगे. मार्च में नहीं जाएंगे बेटा, मार्च में नहीं जाएंगे. यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं. क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 31 जुलाई में 2 महीने ऐड करने हैं. ड्यू डेट बताओ.
आप बताओ ड्यू डेट। 31 जुलाई में 2 महीने ऐड करने, जुलाई में 2 महीने ऐड करने, शाबाश मलिहा। 2 महीने ऐड करने हैं तो 2 महीने सितंबर में आते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग डेट 31 है, सितंबर में तो 31 होता ही नहीं है, तो इसलिए लास्ट डेट यानी कि 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर। ये क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए बेटा ये बात आपको, ठीक है। अब यहां पे देखिए ना, इफ दैट मंथ हैज नो सच कॉरस्पॉन्डिंग डेट। अरे भाई ऐसा है, कौन से महीने में कौन सी तारीख नहीं होती? आखिरी तारीख ही तो नहीं होती। आप ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ भी हमारे यहां फरवरी में 13 तारीख नहीं होती, ऐसा थोड़ी है। सिर्फ लास्ट की डेट्स का इशू रहता है। तो अगर वो लास्ट की डेट कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में नहीं है तो उस मंथ की लास्ट डेट को ही ड्यू डेट मान लिया जाएगा। ये हमारा केस 1 है। अब बात करेंगे बेटा जी केस 2 की। केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में क्या लिखेंगे? व्हेन द ड्यू डेट is given as stated number of days after the transaction date, यानी कि that is credit period या term is given in days। केस 1 में क्या था? मंथ्स में दे रखा था। केस 2 में क्या है? डेज में दे रखा है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यू डेट is calculated by adding the number of days of the term to the due date, by adding the number of days of the term to the due date। ठीक है जी, तो सीधे सीधे ऐड कर देना। अब यहां कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत चमत्कारी कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले वाले एग्जाम्पल्स को देखते हुए 15 फरवरी में यहां 3 महीने था तो 15 में आया था, ठीक है। अब मैं 15 फरवरी में 90 दिन कर देता हूं। चलो, तो ट्रांजैक्शन डेट क्या है? फरवरी। टर्म कितनी कर देता हूं? 3 महीने की जगह 90 डेज। अब डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। अब ऐड करो डेज। हाँ जी, फरवरी में मान के चलता हूं लीप ईयर नहीं है, फरवरी में मान के चलता हूं लीप ईयर नहीं है, तो 13 दिन तो फरवरी को खत्म करने में चले गए, 31 दिन मार्च को खत्म करने में चले गए, और 30 दिन अप्रैल को खत्म करने में चले गए। तो 90 में से 13 गए, 31 गए, 30 गए, कितने बचे? 16। तो 16 मई, 16th May is the due date। साइली, तान्या, to the transaction date। Yes, Tanya correctly pointed out, to the transaction date। Sorry, due date is calculated by adding the number of days of the term to the transaction date। ये समझ आया कि नहीं आया? कैसे किया? ये समझ आया? हाँ या ना में जवाब देंगे, yes or no? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन डेट।
एक और एग्जांपल, जैसे कि 31 दिसंबर वाला लिया था, 2 महीने का लिया था, यहां 60 डेज ले लेते तो 31 डेज तो जनवरी के पूरे निपट जाएंगे, 28 डेज फरवरी के निपट जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 59 हो गया। तो यहां पे कितना आंसर आ जाएगा, 1 मार्च। ये बात समझ में आ रही है? 1 मार्च क्लियर है? तो ये हमारा हो गया केस 2। फिर हम बात करेंगे केस 3 की, व्हेन द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे, हाँ जी, पब्लिक हॉलिडे लें तो कौन सा डे लें, नेक्स्ट डे के प्रीवियस डे। अब बेटा पब्लिक हॉलिडे सबको पता होते हैं, तो प्रीसीडिंग डे लेना चाहिए। तो इन सच केस प्रीसीडिंग बिजनेस डेज shall be, business date shall be the due date। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक हॉलिडे हमने खुद से कौन से समझ के चलने हैं, जो क्वेश्चन में ना भी दिए हो तब भी हमने उनके ऊपर ध्यान देना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर, 31 मार्च। आपको पता है ये इंडिपेंडेंस डे है, ये रिपब्लिक डे है, ये गांधी जयंती है, ये बैंक हॉलीडेज हैं। बैंक हाफ ईयरली क्लोजिंग करता है अपनी, तो ये बैंक हॉलीडेज हैं। इनके अलावा कोई भी जो क्वेश्चन में दिया हो, गिवन इन क्वेश्चन, समझ में आ रही है? इनके अलावा कोई क्वेश्चन में दिया हो पब्लिक हॉलिडे तो वो देख लेंगे। और अब अगर बात करें केस 4, अपना आखिरी केस, केस 4, when due date falls on an emergency या अनफोर्सीन हॉलीडे। लॉकडाउन लगना अनफोर्सीन है ना, किसी को पता ही नहीं है, पहले लग जाएगा तो अनफोर्सीन है। तो अनफोर्सीन हॉलीडे अगर आ जाए ड्यू डेट से तो प्रीसीडिंग डे लेंगे या नेक्स्ट डे? हाँ जी, शाबाश। इन सच अ केस नेक्स्ट बिजनेस डे shall be the due date। Is that clear? Next business day shall be the due date। तो यहां तक आपको बात बेटा समझ आनी चाहिए। क्लियर है सबको बच्चा पार्टी? चलिए शाबाश। तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। तो बेटा एवरेज ड्यू डेट कैसा टॉपिक लग रहा है मुझे बताओ? मुश्किल टॉपिक लग रहा है कि इजी लग रहा है? इजी लग रहा है, लेकिन बेटा सब अपने दिल पे हाथ रखेंगे और अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या जिंदगी इतनी आसान है? नहीं, इतनी आसान नहीं है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें और भी चीजें आएंगी। अगर भारत बंद, बेटा अनुष्का बेटा भारत बंद आपको पहले से तो पता है, लेकिन वो कैलेंडर में नहीं लिखा होता।
तो उसे अनफोर्सीन हॉलीडे ही मानेंगे, तो नेक्स्ट डे ही देखेंगे। समझ में आ रही है? भारत बंद इज नॉट अ फिक्स्ड हॉलीडे एवरी ईयर के इस साल हर साल इस दिन भारत बंद होता है, वो अनफोर्सीन ही है। 4-5 दिन पहले या महीना पहले ही तो पता चलता है कि इस डेट को भारत बंद होने वाला है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, तो सब बच्चा पार्टी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे जितना भी आपको पढ़ाया गया है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने इतना ही करना है, ठीक है? अब आपको होमवर्क देने की बारी आई। इसी मॉड्यूल में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये तो 13 अगस्त आंसर आ ही गया था। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 आधा करना है। इसमें ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपने इसमें सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट इन इलस्ट्रेशन 2 ICAI। लिख लो अच्छे से। पेज नंबर क्या है ICAI का? 6.89। ठीक है, 6.89। चलो, सब बच्चों को उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसम है बेटा, होमवर्क जरूर करके आएंगे, ठीक है? चलो, शाबाश, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।